सो बेटा जी, प्रोसेस रीडिज़ाइन के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो हमने ये कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं। एक्चुअली हमारा पर्पस होता है कि हम प्रोसेस की ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दें, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें और परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करें। इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ लाइक री इंजीनियरिंग और रीडिज़ाइनिंग, ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये ना सिर्फ ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए होती हैं, अदरवाइज़ हम इसको अपने रोज़मर्रा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको जो है ना वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में भी परफॉर्म हुई लास्ट ईयर्स के अंदर, जहाँ पे कल मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी थी कि छुट्टी लेने के प्रोसेस को, क्लियरेंस करने के प्रोसेस को, चीज़ें प्रोक्योर करने के प्रोसेस को, परचेज़ करने के प्रोसेस को, स्टोर से परचेज़ करने के प्रोसेस को थोड़ा सा आसान किया गया है, ताकि कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस की जा सके। तो ये रूल्स थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम रीडिज़ाइनिंग करते हैं प्रोसेस की। अब ये प्रोसेस रीडिज़ाइनिंग करने से आपका जो प्रोसेस इम्प्रूव होता है उसमें कौन कौन लोग जो हैं वो अपनी इनपुट दे सकते हैं, कौन लोग जो है ना वैल्यू ऐड करते हैं रीडिज़ाइन प्रोसेस के अंदर। हम कहते हैं कुछ इंगेज करें आउटसाइडर्स बियॉन्ड द री इंजीनियरिंग टीम। इसका पर्पस क्या होगा? क्योंकि री इंजीनियरिंग टीम जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टीम होती है, वो प्रोसेस को एक स्पेसिफिक एंगल से देख रही होती है और उसके मुताबिक उसके अंदर चेंजेस कर रही होती है। जब आप किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन टीम को हायर करते हैं या उनको ये टास्क देते हैं, तो वो इस प्रोसेस को एक नए एंगल से देखते हैं, वो अपना नया एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका प्रोसेस उनके एंगल से ज़्यादा जो है वो रीडिज़ाइन के पर्पज़ को फुलफ़िल कर रहा होता है। तो हमें ज़रूरत होती है कि हम इनपुट लेते वक्त जब अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन कर रहे हैं तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों से इनपुट लें जो कि इस हवाले से एक्सपीरियंस रखते हों। ठीक है, जब वो हम कहते हैं कि वो जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, एक प्रोसेस के अंदर वो वर्क कर रही है, तो उनके जहन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स और कुछ अजम्पशंस इस तरह से फिट हैं कि वो उनसे इनहराफ करने को तैयार नहीं होते। कुछ अपने वो स्पेसिफिक लोगों को बचाने के लिए, कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को सेव रखने के लिए, कुछ जॉब सिक्योरिटी के लिए वो चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। अगर आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को दिखाएंगे तो मे बी वो कुछ हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेके आपको इस काबिल बनाएं कि आपकी रीडिज़ाइनिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सन लें, ऐसा पर्सन लें जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से एक्सपीरियंस रखता हो। वो आपको बता सकता है कि आप जो री इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या जो रीडिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इसमें आईटी जो है वो आपको क्या हेल्प कर सकती है, डेटाबेसेस आपके प्रोसेस को कैसे फास्टर कर सकती हैं, यूज़र एप्लीकेशंस किस तरह से इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं, या इसको हम आईटी के पर्सपेक्टिव में किस तरह से रेगुलराइज या ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी आप रीडिज़ाइनिंग करते हैं तो आप आईटी पर्सन से उसकी हेल्प लेते हैं। अगर आप ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो फिर आप कंसल्टेंट टीम से उसकी हेल्प लेते हैं। और तीसरे नंबर पे हम ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जो कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर प्रोसेस से गुजरे हों या सिमिलर प्रोसेस के अंदर काम करते रहे हों। ऐसे लोगों को हम इस पर जो है ना वो प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं ताकि वो उस प्रोसेस में अपनी इनपुट्स दे सकें। जिस तरह से हमारे पास एडमिशन का एक प्रोसेस है या हमारे पास स्टूडेंट की इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस है, हम उसके अंदर रिफाइनिंग करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लोगों से उसके बारे में पूछें कि वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस कैसा है, वहाँ पे एंट्री टेस्ट का प्रोसेस कैसा है, वहाँ पे स्टूडेंट की इवैल्यूएशन का प्रोसेस कैसा है, उनके साथ कंपैरिजन करें, तो हो सकता है कि उधर से कुछ इनपुट मिलके हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सिमिलर एक्सपीरियंस पर्सन जो कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम कर चुका है, उससे ये जो ना वो इनपुट लेते हैं प्रोसेस की रीडिज़ाइनिंग के अंदर। अब ये जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स ऑफ प्रोसेस रीडिज़ाइन, उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। लेयर से क्या मुराद है? कोई बच्चा यहाँ पे बता सकता है व्हाट इज़ मीन बाय लेयर? एनीवन? व्हाट इज़ मीन्ड बाय लेयर? लेयर से मुराद बेटा ये है
कि जब हम री इंजीनियरिंग करेंगे तो किन किन लेवल्स के ऊपर जो है वो उसका इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होंगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम कहते हैं, जिस तरह से हमने कहा था बॉसेस को ख़त्म करें, कोचेस को लेके आएँ, जिस तरह से हमने ये कहा था कि ओवरऑल जो एक हमें केस मैनेजर जो कि पूरे प्रोसेस को देख रहा होता है वो हायर करना होता है या उसको जो अपॉइंट करना होता है, ये हम कर सकते हैं। फिर दूसरी लेयर जो इफ़ेक्ट होती है मेजरमेंट एंड इंसेंटिव्स। जिस तरह से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पहले होते थे, हम कहते हैं कि ये पर्सन इतना ज़्यादा परफॉर्म करता है तो इनको ये बेनिफिट्स और ये इंसेंटिव दिए जाएंगे। अब वो जो एक हम कहते हैं फंक्शन लेवल के या डिपार्टमेंट लेवल के KPIs नहीं होंगे। अब जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे वो हम कहते हैं एक प्रोसेस लेवल के होंगे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के होंगे। तो इंडिविजुअल लेवल भी उसी के मुताबिक मैप होना शुरू हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जी कोई स्पेसिफिक पर्सन अपने डिपार्टमेंट की प्रोसेस जो है ना वो परफॉर्मेंस को अच्छा शो करके इंसेंटिव्स का हकदार नहीं होगा जब तक ओवरऑल प्रोसेस जो है ना वो इम्प्रूवमेंट में ना आ जाए, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तब तक कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है वो इंसेंटिव्स गेट नहीं कर सकता। फिर हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मुराद ऑर्गेनोग्राम होता है। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप मोस्ट जो अथॉरिटी है वो रेक्टर होती है, ठीक है। रेक्टर के ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के ऊपर जो है वो आपको पता है जिस तरह ये फेडरल दायरा है तो उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। खैर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे पास डीन्स होते हैं, डीन्स के नीचे HODs होते हैं, HOD के नीचे फैकल्टी मेंबर होते हैं, उनके नीचे लैब स्टाफ होता है, उनके नीचे हम कहते हैं दर्जा चहारम जिसको कहते हैं वो होता है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना होता है। जब आप अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं तो फिर ये भी चीज़ें रीडिज़ाइन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कहते हैं कि जी यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट सेपरेट कर दिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि हम कहते हैं IT डिपार्टमेंट अलहदा हो जाए, CS डिपार्टमेंट अलहदा हो जाए और SC डिपार्टमेंट अलहदा हो जाए। तो जहाँ पे इन तीनों प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वहाँ पे इनके HODs बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी बनेंगे, इनका अपना डीन होगा। तो ये एक तरीकाकार ये स्ट्रक्चरल चेंज आती है। जब आप प्रोसेस चेंज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो रीडिज़ाइनिंग के प्रोसेस आपके इस लेयर को इफेक्ट करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं कि जी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम ERP को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ERP के लिए अपने सिस्टम को रीडिज़ाइन कर रहे हैं या री इंजीनियर कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली ERP का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल होगा, ठीक है। टेंडर्स के लिए जिस तरह से ओवर टाइम कैलकुलेशन का प्रोसेस है, अगर ये जो मैनुअल खाता हो तो हम कहते हैं कि जी वो जो वहाँ पे मुंशी बैठता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसके अंदर जो है ना वो चेंजेस काउंट करता रहता है कि जी कौन कितना एक्स्ट्रा टाइम है, फिर उनका रेट निकालता है, फिर किसी दिन वो शॉर्ट टाइम पे गया तो उतने माइनस करता है ओवर टाइम में से। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है। तो एक एम्प्लॉयज़ के लिए वो तकरीबन एक आध जो है ना वो घंटा सर्व करता होगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 200 लोग हैं तो वो मे बी 2 या 3 हफ्ते लेगा ओवर टाइम कैलकुलेट करने के। अगर वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। अब मुंशी नहीं होगा, अकाउंटेंट होगा। अकाउंटेंट क्या करेगा, उसके मुताबिक कंप्यूटराइज ऑटोमेटिकली टेंडर्स होनी है, ऑटोमेटिकली उसमें से ओवर टाइम कैलकुलेट होना है, शॉर्ट लीव्स डिडक्ट होनी है और सैलरी बन जानी है। तो पे रोल सिस्टम आ जाएगा मुंशी जो निज़ाम के जो ना वो हम कहते हैं बदले में। तो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेवल, ये वाला स्टेप जो है ये इफेक्ट होगा। एंड लास्ट वन स्किल्स। अब जब ये प्रोसेस चेंज होगा तो स्किल लेवल चेंज होंगे। जो पुरानी स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। अब आपको जो हमारे पास जिस तरह हमने बात की थी कल, कोचेज़ होंगे इंस्टेड ऑफ बॉसेस, वो आपको गाइड करेंगे, आपको लीड करेंगे, आपको लेके चलेंगे, आपको ट्रेन करेंगे नए प्रोसेस के हवाले से। तो जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं और नए प्रोसेस से अपने आप को फास्टर इन्वायरमेंट के अंदर लेके आते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर मार्केट। तो ये हमारे पास ये इसका फ़ायदा है इसको रीडिज़ाइन करने का। तो यहाँ पे हम इसके प्रोसेस के ऊपर वापस आते हैं 2 मिनट के लिए। री इंजीनियरिंग जो होती है इससे मुराद क्या है, हैव द री इंजीनियरिंग टीम इन द प्लेस। पहला स्टेप है सेलेक्ट द प्रोसेस टू बी रीडिज़ाइंड। जिस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं प्रोसेस को डायग्नोस करें, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसका रीडिज़ाइन के ऊपर आ जाएं। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसकी कोई रेसिपी नहीं है, कोई ऐसा आपके पास जो ना वो फिक्स्ड जो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसको अडॉप्ट करेंगे तो आपका प्रोसेस री इंजीनियर हो जाएगा।
आपको खुद से देखना है, हर ऑर्गेनाइजेशन खुद से देखती है कि कौन सा प्रोसेस उसके अंदर किस तरह से इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। अब यूनिवर्सिटी NTU के अंदर, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के अंदर परचेज़ का प्रोसेस किस तरह से बेहतर हो सकता है, ये आपको आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई लोग नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ऑर्गेनोग्राम है, यहाँ पे जो वर्किंग का एनवायरनमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसके अंदर बैठ के उसको थिंक करते हैं और उस प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं। जिस तरह से जो रिसर्च के हवाले से जो परचेजिंग होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी केमिकल्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, उनकी परचेजिंग के लिए SOPs डिज़ाइन किए कि जो कि पहले तकरीबन 6-6 महीने के ऊपर और साल तक जो ना वो एक जो ना वो आर्टिकल मिलता था रिसर्च के हवाले से। अब वही चीज़ें तकरीबन 1.5-2 महीने में मिलती हैं, क्योंकि उस प्रोसेस को रीडिफ़ाइन कर दिया गया। तो इसके रूल्स हमने बनाए हैं, हमने इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं कर दिया। हम कहते हैं ये रूल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, आप इनको सामने रखें और रीडिज़ाइनिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करें। सेकंड लास्ट फेज़ हमारे पास आता है प्रोटोटाइपिंग। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग का जो लफ्ज़ है, ये आपने डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग का एक अहम फेज़ है। इसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। जिस तरह से आप हार्ड फॉर्म में प्रोटोटाइपिंग करते हैं, अगर आप देखें कि हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, कोई हम टावर क्रिएट करने वाले हैं लेट्स सपोज, तो उसका पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उसका स्मॉल लेवल मॉडल बनाया जाता है, उस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम उसको लकड़ी से क्रिएट करके देखेंगे या पॉलीथीन शीट से क्रिएट करके देखेंगे, इस तरह से। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस लेके आए हैं जो कि पहले प्रोसेस को रिप्लेस करने वाला है, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप से मुराद उसको एक स्मॉलर लेवल इन्वायरमेंट के अंदर लेके जाते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो ये टेस्टिंग है उसकी, एक्चुअली आप उसको एक स्मॉल लेवल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लेके जाते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो स्मॉल लेवल तो नहीं हो सकता, फिर हम क्या करते हैं, उसके जो ना वो कार्ड्स के ऊपर उसके इंटरफेसेस डिज़ाइन करते हैं, उसकी एंट्रीज़ करते हैं, उसकी डेटाबेस के जो ना कागज़ के ऊपर चार्ट्स बना लेते हैं, उसके अंदर एंट्रीज़ करते हैं, तो हम उसकी जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन को चेक कर सकते हैं उस तरह से। ठीक है, उसके इंटरफेसेस को टेस्ट कर सकते हैं, उसकी इंटेग्रिटी को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम कहते हैं कि जी रन इट फॉर स्मॉल सेट ऑफ कस्टमर यूज़र ऑन ट्रायल बेसिस। आप क्या करते हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है, ये आमतौर पे फेल इस वजह से होती है क्योंकि हमने इसको टेस्ट नहीं किया होता, और ये वाला फेज़ आमतौर पे बहुत ज़्यादा मिस भी हो जाता है। जब तक आप उसको एक स्मॉलर सेट के ऊपर टेस्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी उसको बड़े सेट के ऊपर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये प्रोटोटाइपिंग ना होने की वजह से हमेशा जो बिज़नेस रिव्यू प्रोसेस है BRP, तो वो फेल होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि इसको टेस्ट करें द प्रोसेस दैट वेदर इज़ रियली वर्क। जो आपने नया प्रोसेस सोचा है, जो आपने उसके स्टेप्स को चेंज किया है, एक्टिविटीज़ को चेंज किया है, क्या वो वाकई वर्क करता है। आइडेंटिफाई क्या करें, इन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी यूज इन ईच स्टेप। जो हमारे पास ERP आने वाला है, वो हर स्टेप के अंदर किस तरह से हेल्प करता होगा। ठीक है, उसका क्या इस्तेमाल होगा हर स्टेप के अंदर। हाउ द प्रोसेस विल बी मेजर्ड, प्रोसेस को हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या पैरामीटर्स इस्तेमाल करेंगे। व्हाट आर द न्यू स्किल्स नीडेड टू रन द प्रोसेस। ऐसा ना हो कि आपको पूरी की पूरी टीम स्वैप करनी पड़ जाए या पूरे का पूरा नया हार्डवेयर सेटअप लेके आना पड़े। अब हमारे पास डाइंग की जो मशीनरी है, एक हमारे पास सेमी ऑटोमेटेड है। आमतौर पर ये जो इंडस्ट्री हमारे लोकल लगी होती है, ये सेमी ऑटोमेटेड जो है ना डाइंग की मशीन्स लगी होती हैं, जिगर और विंच मशीन एक्सेट्रा। आप लोगों ने मे भी कभी देखी भी हों ये। लेकिन अगर हम बात करें बड़े यूनिट्स की, जिस तरह से फैसलाबाद के अंदर इंटरलूप कह सकते हैं हम, या मसूद टेक्सटाइल मिल है, या जो सफ़ायर टेक्सटाइल मिल लाहौर के अंदर है, इनके पास फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम से बाद वहाँ पे एक साइड से वो कपड़ा जो है ना उसको उसके अंदर फिट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो रोल होना शुरू होता है, खुद से डाइंग होती है, खुद से वो उसकी जो ना प्री ट्रीटमेंट होती है, खुद से वो फिनिश होकर दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली वो बाउंडेड निकलता है। अगर हम प्रोसेस को फास्टर करने के लिए ऐसी चीज़ ले आएँ कि जी आप वो ये जो पुरानी जिगर और विंच मशीन्स हैं इनको ख़त्म करें और आप वो जो फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन ले आएँ, स्टैंड मशीन जिसको कहते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना वो अपना पूरे के पूरे सेटअप को चेंज करना मुश्किल है, फिर उस लेवल के स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हम कहते हैं कि जी क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ गई इसके अंदर
जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो उसके बजट से, उसकी कैपेसिटी से आउट हो रही हैं। इसको चेक करते हैं। व्हाट विल बी न्यू रोल्स, नए रोल्स कैसे होंगे। जिस तरह से अभी हमने ऊपर बात की, कोचेज़ बनेंगे, ठीक है। पहले डिपार्टमेंटल हेड्स थे, अब वो डिपार्टमेंटल हेड ख़त्म हो जाएंगे, अब वो एक प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे, अब प्रोसेस हेड बनेगा, उसको केस मैनेजर का हम नाम देंगे। तो ये नए रोल्स किस तरह से डिफ़ाइन होंगे, ठीक है। ज़ाहिर है प्रोसेस के अंदर वर्किंग होनी है तो बहुत ज़्यादा जॉब स्वैपिंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आएंगी। उसको हम चेक करेंगे क्या उसके अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा। बट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ नीडेड टू सपोर्ट, नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। हाउ नॉलेज ट्रांसफ़र ऑफ द पर्सन विल हैपन, लोगों को उसके बारे में कैसे आगाह किया जाएगा, किस तरह से उनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, किस तरह से उनको इस नए सिस्टम से आगाही दी जाएगी, किस तरह नए सिस्टम के लिए मोटिवेट किया जाएगा। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि क्या ये मतलब हम रफली 80 to 90% आइडिया कर सकते हैं कि वो जब लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाएगा तो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से बिहेव करेगा। हम कहते हैं इफ द प्रोसेस फेल टेक द लर्निंग फ्रॉम फेलियर। अगर ये वाला प्रोसेस प्रोटोटाइपिंग फेल होता है तो इससे आप लर्निंग गेट करें और दोबारा से इसको इम्प्रूव करें। इससे मुराद ये है कि आप इसको जिसके रीडिज़ाइनिंग आपने की थी या उससे पिछले जो लेवल के ऊपर जब हम इसको डायग्नोस कर रहे थे, उस दोनों लेवल्स को डिफ़ाइन करें। जैसे जैसे ये रिफाइनिंग होती जाएगी फिर दोबारा प्रोटोटाइपिंग करते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा सिस्टम ज़्यादा जो है सक्सेसफुल होता जाएगा। रिफाइन द प्रोसेस फर्दर एंड रीटेस्ट। जब तक ये रिफाइन ना हो जाए, तब तक ये बेस्ट फिट ना हो जाए, तब तक आप ये पिछले 3 फेजेस को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो एक लेवल आएगा ये मेच्योर हो जाएगा, एक लेवल आएगा कि ये आपकी तमाम जो इश्यूज़ हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हुए हैं ये वाले, इन तमाम इश्यूज़ को जो है ना आंसर करना शुरू कर देगा। हम कहते हैं इनको रिफ़ाइन करें और दोबारा रीटेस्ट करें और कोशिश करें कि अगर इसके अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो 3-day ट्रेनिंग में भी सजेस्टेड बिफोर डिज़ाइनिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप इसको सक्सेसफुल समझते हैं तो उसके अंदर आप ट्रेनिंग रखें तमाम एम्प्लॉयज़ की, तमाम नए स्ट्रक्चर की, तमाम ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ की और तमाम नई जॉब्स की, नए रोल्स की ट्रेनिंग करें ताकि वो अपने अपने रोल्स को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप नए प्रोसेस के ऊपर स्विच हो जाएँ। अब ये हमारे पास लास्ट फेज़ है इसके अंदर, फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन। फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन में वो जो हमने एक प्रोटोटाइप एक छोटे लेवल के सिस्टम के ऊपर टेस्ट किया था, जिस सिस्टम को उसको एक बड़े लेवल के ऊपर फुल फ्लेज निज़ाम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। उसकी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की जा सकती है कि ये कट ओवर कैसे होगा, ठीक है। हम कहते हैं द फाइनल स्टेज ऑफ फ्री डिज़ाइन वेयर द न्यू प्रोसेस नीड टू बी रोल्ड आउट इन द लार्ज स्केल, ठीक है। जब हमने वो चीज़ को टेस्ट कर लिया उस प्रोसेस को, अब हम उसको लार्ज स्केल के ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ये प्रोसेस के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं हम इसको कि इसको कट ओवर कैसे करना है। पिछले वाले प्रोसेस को जो कि हमारे पास हम कहते हैं लेगेसी प्रोसेस हो गया, उससे कैसे जान छुड़ानी है और नए के ऊपर कैसे स्विच करना है, इसकी कट ओवर पॉलिसीज़ आगे जाके हम किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कट ओवर पॉलिसी बनती है, उसके मुताबिक हम नए प्रोसेस के ऊपर स्विच कर जाते हैं। लेकिन जब प्रोसेस के अंदर स्विच करते हैं तो उसको फिर सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि हम उसको टेस्ट तो कर चुके हुए हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है। चेंज मैनेजमेंट इज़ अ बिग चैलेंज नाउ एज यू आर टचिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचेंगे कि मैं तो हेड था ऑर्गेनाइजेशन का, मैं तो हेड था इस डिपार्टमेंट का, मैं तो हेड था दूसरे डिपार्टमेंट का, मेरा तो ये कंपटीशन था, मेरे तो ये KPI थे, मुझे तो इस तरह से इंसेंटिव मिल रहे थे। अब नए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर वो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट होने में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी यूनिवर्सिटी के अंदर, जब कोई चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई नया प्रोसेस लेके आते हैं, तो जब वो किसी से साइनिंग अथॉरिटी ख़त्म होती है ना, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड करता है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आती हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल के KPI से एक बंदा अपने लेवल पे भरपूर जो है ना वो एफर्ट करके तो अपने KPI को इम्प्रूव कर देता है और उससे क्या होता है, ओवरऑल प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन को उसका लॉस है, लेकिन अपनी वो परफॉर्मेंस हाई शो कर रहा है, उसको वो बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो इस तरह के लोग जो होंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, जो बॉसेस होंगे, वो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, वो इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो इसके लिए आपकी जो स्टीयरिंग कमेटी होती है, जो आपकी चेंज मैनेजमेंट टीम होती है, जो स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए हायर की गई होती है, जो लोगों की ब्रेन वॉशिंग करती है। हमने कहा था कि ये ऐसे लोगों की टीम होती है जो कि सीनियर होते हैं, जब हमने रोल्स के बारे में बात की थी, जो कि लोगों के साथ जो ना अनऑफिशियल वे में उनका माइंड सेट करते, जो ना वो सेटअप प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो
थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है शुरू में, लेकिन आहिस्ता 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 लोग उस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं। जिस तरह से मैंने बात की कि जब हमने ये इम्प्लीमेंट किया था क्या इसको बोलते हैं, OBE, आउटकम बेस्ड एजुकेशन का निज़ाम, जिसमें CLOs होते हैं, जिसमें PLOs होते हैं, क्वेश्चंस की मैपिंग होती है, क्वेश्चन का ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल सेट होता है। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स ने कहा कि ये क्या मुसीबत है, हम PLO CLO बनाएंगे या फिर हम उसकी मैपिंग करने बैठेंगे, हम PEOs देखेंगे, हम PLOs देखेंगे, हम जो है ना वो कैसे लर्न करेंगे, ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल क्या होता है। तो शुरू में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज टू हो गए। अब कोई भी कोर्स जो है ना उसको स्टार्ट करने से पहले देखा जाता है कि जी और जो इस प्रोग्राम के आउटकम्स क्या हैं, PLOs क्या हैं, PLOs के मुताबिक उसके CLOs बनाए जाते हैं, CLOs के मुताबिक उसके लेक्चर ब्रेकडाउन बनाया जाता है, क्वेश्चंस उसके साथ मैप कर दिए जाते हैं। तो एक रूटीन प्रैक्टिस है। मेरे ख्याल में पूरी यूनिवर्सिटी में कोई भी जो ना फैकल्टी मेंबर, चाहे वो कितना भी न्यू क्यों ना हो, वो मेरे ख्याल में इसको रेजिस्ट नहीं करता, इसके अगेंस्ट बिहेव नहीं करता। अब अगर हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप की, अगर CQI हमारे पास कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसको इम्प्लीमेंट कर देते स्टार्ट में, तो मे बी जो है ना वो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे फैकल्टी मेंबर जो कि पुराने अपने निज़ाम के ऊपर जो है ना वो 20 सालों से पढ़ा रहे थे, वो मे बी स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि जी हम तो इस सिस्टम में नहीं कभी पढ़े, ना कभी पढ़ाए हैं। होता क्या है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। जिस तरह से हमने पहले उसको OBE को इम्प्लीमेंट किया, अब CQI को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब CQI क्या चीज़ है, ये OBE का ये एक स्टेप है, ठीक है। जिस तरह से पहले हमने उनको CLO बनाने सिखाए, PLO बनाने सिखाए, वो मैप करना सिखाया, ब्लूम टेक्सोनॉमी के लेवल सिखाए। अब हम ये कहते हैं कि जी हर बच्चे का हम ये चेक करेंगे कि कौन सा CLO 10 हो गया, ठीक है। किसी जगह पे एक्टिविटीज़ में CLO में अगर कमी है तो उसके लिए फिर टीचर एक करेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस करता है। करेक्टिव एक्शन होता है तो फिर उसका दोबारा से कोई असाइनमेंट, बच्चे को दोबारा से नया टेस्ट लिया जाता है, दोबारा से उसका पेपर लिया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि उसका एक CQI यानी कि कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट का प्रोसेस जारी रहे और उस बच्चे का एक CLO 10 हो जाए। जैसे जैसे सारे CLO 10 होते जाएंगे, उसके PLO से 10 होते जाएंगे। जैसे जैसे सारे PLO से 10 होते जाएंगे, उसके PEOs, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होते जाएंगे। तो क्या होगा, जो चीज़ जो हमने सोच के प्रोग्राम शुरू किया है कि मार्केट के अंदर बच्चा जाएगा, जब हमारी प्रोडक्ट जो स्टूडेंट है मार्केट में जाएगी, इन चीज़ों को फुलफिल कर रही होगी, वो चीज़ें अटेन होनी शुरू हो जाएंगी। वरना होता क्या था, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिलेबस होता था, वो जो लिखा जाता था फाइलों में इतना इतना ज़्यादा होता था। पढ़ाते क्या थे, 2-2 3-3 चैप्टर पढ़ाते थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अभी भी ऐसे ही है, वो 2-2 3-3 चैप्टर पढ़ाए, कभी बारिश आ गई, कभी आंधी आ गई, कभी CR की पार्टी है, कभी GR की पार्टी है, ये चीज़ें होती थी। और एट द एंड क्या होता था, चंद एक चैप्टर्स होते थे, उनका जो टेस्ट लिया जाता था, उनमें मार्किंग लगा के तो अच्छी अच्छी CGPAs प्रोड्यूस कर दी जाती थी। मार्केट में बच्चा जाता था तो मार्केट में जाने के बाद उसको जॉब नहीं मिलती थी, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं होता था, वो इंटरव्यूज़ वगैरह में सर्वाइव नहीं कर सकता था। अब ये हुआ है कि हमारे जिस तरह से NTU में ऑलमोस्ट 80-90% जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो 8 सेमेस्टर्स में ही अपनी जो है ना वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं, अपने इंटरव्यूज़ जो है ना वो पास कर लेते हैं, ना सिर्फ टेक्सटाइल में बल्कि यहाँ पे हमारे कंप्यूटर साइंस में और दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी। इसके रीज़न क्या है, हम CQI के ऊपर आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे इसकी फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन की। शुरू में इसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई, लेकिन उसको थोड़ा सा बाइंड किया गया इंसेंटिव्स के साथ, थोड़ा सा बाइंड किया गया जॉब ड्यूटीज़ को कम करने के साथ। जिस तरह से हम CQI इंप्रूव करते हैं, हमने कहा कि जी कुछ आप सिलेबस के कोर्सेज कम कर दें, दूसरे जॉब बर्डन्स को कम करें, ताकि इसके ऊपर CQI के ऊपर फोकस करें। तो अब हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर भी हम CQI जो ना उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मेरे ख्याल में पिछले सेमेस्टर में भी कर दिया गया, इस सेमेस्टर से भी। तो ये हमारे पास फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस प्रोसेस रिव्यू का ERP के साथ क्या ताल्लुक है। बिजनेस प्रोसेस रिव्यू बहुत बेटा आसान सी बात है। अगर आप ERP को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं विदाउट बिजनेस प्रोसेस रिव्यू, तो ये आपका लॉट ऑफ टाइम वेस्ट है, ठीक है। अगर इस पूरी स्लाइड का अगर हम खुलासा देखना चाहें तो हम कहते हैं ओल्ड प्रोसेस हमारे पास जो है उसमें न्यू टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जाए तो होता क्या है, कॉस्टली ओल्ड प्रोसेस रह जाता है। अगर आपका पुराने वाला ही प्रोसेस है, आप उसके ऊपर ERP इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, आउटपुट कोई प्रोड्यूस नहीं हुई, परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं हुई। तो ये इसके अंदर इश्यूज़ आते हैं। अगर आप क्या करते हैं, बिजनेस प्रोसेस रिव्यू करने के बाद ERP को इम्प्लीमेंट करते हैं, नीचे लिखा बेस्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है,
बिजनेस इंजीनियरिंग क्या है कि BPR बिजनेस प्रोसेस को रिव्यू करें प्लस उसमें IT को ऐड कर दें, ठीक है। तो हम कहते हैं IT BPR टू बी यूज टू बिल्ड टू बी प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। अगर आप BPR यानी कि बिजनेस प्रोसेस रिव्यू नहीं करते, यानी कि फ्यूचर प्रोसेस प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली। सो बेटा जी अगर आप ERP को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बिज़नेस प्रोसेस को रिव्यू करें। जब तक आप अपने बिज़नेस प्रोसेस को रिव्यू नहीं करते, आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना ERP की इम्प्लीमेंटेशन वो कॉस्टली भी होगी, यूजलेस भी होगी और मार्केट के अंदर आपको सर्वाइव करने का मौका भी नहीं मिलेगा उससे। तो ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 7। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। इसको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं आज इसका। बिज़नेस प्रोसेस मॉडलिंग या बिज़नेस मॉडलिंग या बिज़नेस मैपिंग, ये तमाम टर्म्स जो सिमिलर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, सिमिलर पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अभी जब हम देख रहे हैं कि हम अपने पहले वाले प्रोसेस को देखते हैं और नए वाला प्रोसेस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमको लेंथी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स लिखने पड़ते हैं। तमाम प्रोसेस की रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस को लिखना पड़ता है। रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस से आगे आके हमको उस प्रोसेस की डिटेल लिखनी पड़ती है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ की डिटेल लिखनी पड़ती है और उन एक्टिविटीज़ के अंदर स्टेप्स की डिटेल लिखनी पड़ती है। अगर आप उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो एक लेंथी डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन क्योंकि उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, वेरियस पॉइंट्स के ऊपर उसको बार बार रीड करना पड़ता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो एक अगर लेंथी डॉक्यूमेंट है और बार बार उसको रिव्यू करना पड़े तो ये एक मुश्किल टास्क होता है। मॉडलिंग से मुराद क्या है, आप एक विजुअल प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक विजुअल डिपिक्शन है उसकी, किस चीज़ की, प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज़ की, उसके अंदर स्टेप्स की, प्रोसेस के अंदर डाटा किस तरह से आता है, प्रोसेस के अंदर मटेरियल किस तरह से आता है, यानी कि इनपुट्स क्या होती हैं, प्रोसेस की आउटपुट्स क्या होती हैं, ठीक है, और प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज़ किन किन स्टेप्स के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। अगर आप उनकी एक विजुअल डिपिक्शन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बिज़नेस प्रोसेस मॉडलिंग, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड होते हैं, उसको अगर हम राइट डाउन करते हैं, गो के राइट डाउन किया जाता है, लेकिन राइट डाउन करने के बाद उनको समराइज़ करने के लिए एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बिज़नेस मॉडलिंग। हम इसमें विजुअल डिपिक्शन, जिस तरह से हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, जिस तरह से हमने प्रोसेस डायग्राम के बारे में बात की थी, जिस तरह से हम सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बाकी दूसरी डायग्राम्स इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ये भी डायग्राम इस्तेमाल की जाती है। हम कहते हैं डिपिक्शन ऑफ प्रोसेस एज अ फ्लो डायग्राम दैट कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स एज वेल एज कॉस्ट एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। हम क्या करते हैं, एक विजुअल डायग्राम बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ इवेंट्स, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो स्टेप्स हो रही हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप, उनकी कॉस्ट और उनके ऊपर इस्तेमाल होने वाले रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स वगैरह को डिपिक्ट करती है। बहुत सारे इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं बेटा, याद रखें, मैंने आपको पहले एक टूल बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोडक्ट बनाई है, उसका नाम है प्रोजेक्ट, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज हम दूसरी की बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो, VISIO, विजियो, माइक्रोसॉफ्ट विजियो। तो ये दो टूल्स हैं जो कि बिज़नेस हम कहते हैं प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए और प्रोसेस मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दो टूल्स हैं बेटा। चलें आपको एक मैं टोकन देता हूँ, जो बच्चा इनके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लिए, यानी कि इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार सिखाएगा, बहुत आसान है। यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको आसानी से ये मिल भी जाएगा सॉफ्टवेयर। जो बच्चा विजियो को इस्तेमाल करने का तरीका बताएगा, विजियो के अंदर कोई डायग्राम, किसी प्रोसेस को प्रोसेस डायग्राम बनानी सिखाएगा यहाँ पे क्लास के अंदर, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, बहुत आसान है। जिस बच्चे ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किया होता है उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सिमिलर इंटरफेस है इसका। जो बच्चा विजियो के ऊपर एक लेक्चर की प्रेजेंटेशन देगा, पूरे के पूरे 30 सेशनल मार्क्स उसको मिल जाएंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, PROJECT प्रोजेक्ट, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देगा, उसको भी 30 मार्क्स पूरे, लेकिन एक लेक्चर की कम से कम प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कोई भी लेक्चर आप डिसाइड कर सकते हैं। विजियो के ऊपर कोई बच्चा दे प्रेजेंटेशन,
और प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि आपके इस कोर्स से रिलेटेड हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने अपने एक प्रोजेक्ट जो ना वो पेपर के अंदर इसकी एक डायग्राम बनानी थी, तो मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे की वीडियोस देख के मैंने बहुत आसानी से उसके अंदर डायग्राम्स बनाई थी विजियो के अंदर। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये टूल ना। तो विजियो और दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट, जो बच्चा चाहे वो एक से ज़्यादा भी हों इनके ऊपर प्रेजेंटेशन देगा उसको 30 के 30 मार्क्स जो है ना सेशनल में मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये एक लेक्चर की कम से कम 40 मिनट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसमें उसकी इंस्टॉलेशन और उसके अंदर जो है ना चीज़ें इंसर्ट कैसे करते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, एक प्रोसेस डायग्राम कैसे बनाते हैं, और उसके ऊपर कॉस्ट कॉन्स्टेंट एक्सेट्रा किस तरह से लगते हैं, ठीक है। इस तरह के टूल्स और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है। हम कहते हैं कि जी वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, इंपॉर्टेंट स्टेप इन बिजनेस ब्लूप्रिंटिंग इज़ द डिज़ाइन बेटर प्रोसेस। जब तक आप पहले वाले प्रोसेस को डायग्नोस नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी रियल डिपिक्शन अपने सामने नहीं रखते, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक अच्छा नया प्रोसेस क्रिएट कर सकें, ठीक है। एक अच्छा प्रोसेस, एक नया रीडिज़ाइन प्रोसेस क्रिएट करने के लिए आप ज़रूरत होती है कि आप पहले वाले प्रोसेस का एक मॉडल अपने सामने रख लें, ठीक है। वो आपको आसान लफ्ज़ों में एक सिंगल पेज सिंगल पॉइंट तमाम प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में मदद देता है। अदरवाइज़ आपके लिए इश्यूज़ ये आते हैं, आप पहले वाले प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, बल्कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने के ऊपर जो है ना वो महीनों सालों लगा देते हैं। जब इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस कर चुके होते हैं तो आप ओवरऑल ओवरव्यू से जो है ना वो बहुत दूर निकल चुके होते हैं। अगर आप हम कहते हैं 35-40 पेजों के डॉक्यूमेंट को स्टडी करने लगेंगे, आप उसका कोई ओवरव्यू गेट नहीं कर सकते, ठीक है। ज़ाहिर है जितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा हम उसकी जो ना खुलासे तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम उसका एक मॉडल क्रिएट करें, उसकी रियल डिपिक्शन बना लें जिस तरह से आगे स्लाइड्स के अंदर आएगी, तो हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नीड टू शो द करंट प्रोसेस, फ्यूचर प्रोसेस टू सेवरल स्टेक होल्डर फॉर टेकिंग डिसीजंस, ठीक है। ये जिस तरह से अभी मैंने बात की, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर ने इसको देखना होता है, जब तक वो नहीं देखेंगे, जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अपना फ्यूचर प्रोसेस क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो बिजनेस मॉडलिंग क्या है कि आप अपने उस प्रोसेस को एक विजुअल फॉर्म के अंदर लेके आएँ ताकि एट वन साइट हम उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। थम्स रूल्स, ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं प्रोसेस मॉडलिंग के हवाले से, यहाँ पे आज ख़त्म करेंगे। ईच प्रोसेस शुड हैव स्पेसिफिक इनपुट एंड आउटपुट। हर प्रोसेस की इनपुट और आउटपुट उसके अंदर वाज़ेह नज़र आनी चाहिए कि हर प्रोसेस क्या चीज़ें ले रहा है, किस तरह की प्रोडक्ट ले रहा है और किस तरह की प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है। ईच प्रोसेस शुड क्रॉस ए नंबर ऑफ फंक्शनल बाउंड्रीज़, ठीक है। फंक्शनल बाउंड्रीज से मुराद क्या है? हर प्रोसेस जो होता है उसके अंदर हमने बात की थी, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हो रहे होते हैं। तो फंक्शनल बाउंड्रीज हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है, इसके अंदर ये इतने फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उन फंक्शनल बाउंड्रीज को कवर करता होगा। फोकस ऑन गोल्स एंड एंड्स, हर प्रोसेस जो है उसके एंड पॉइंट्स जिस तरह से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोजेक्ट के जब तक आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड नहीं करते, आप तब तक उस प्रोसेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। प्रोसेस शुड रिलेट टू द कस्टमर एंड देयर नीड्स, प्रोसेस को कस्टमर नीड के साथ कनेक्ट करते हैं कि ये प्रोसेस जो है इससे यूज़र की डिमांड में ये वाली वैल्यूज़ ऐड होंगी। आइडेंटिफाई ओनली इनपुट आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वाई द प्रोसेस एग्जिस्ट, ये पहले पॉइंट के साथ लिंक इन है कि आपके आइडेंटिफाई करें इनपुट और आउटपुट को, ताकि आपको पता चले कि ये इनपुट से लेके ये आउटपुट तक पहुंचने में इस प्रोसेस की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हम डाइंग प्रोसेस की बात करते हैं तो आप कहते हैं कपड़े को रेडी फॉर्म में लेके जाने के लिए हम रॉ मटेरियल, जो हमारे पास प्री ट्रीटमेंट मटेरियल एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर डाइंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि इनपुट से आउटपुट पहुँचने में प्रोसेस की क्या अहमियत है। प्रोसेस मैप क्रिएशन मस्ट बी इवॉल्व बाय क्रॉस फंक्शनल सीनियर मैनेजमेंट। प्रोसेस का जो मैप बनता है उसको स्टडी करने में आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होनी चाहिए। वाइल डिज़ाइनिंग अ प्रोसेस अज्यूम नो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और बाउंड्रीज। अगेन जब आप ये चीज़ें नोट कर रहे हैं, जिस तरह अभी हमने बात की थी कि जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ख़त्म होंगे तो डिपार्टमेंट हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। जब डिपार्टमेंट हेड ख़त्म होते होंगे तो उनको अपनी जॉब जो है ना ख़तरे में नज़र आनी शुरू होगी, या वो इस बारे में परेशान होंगे अब कि अब नए रोल्स क्या होंगे, ठीक है। तो
अगर आप ये सोचेंगे कि जी ये हम डिपार्टमेंट तो नहीं ख़त्म कर सकते, हम प्रोसेस को कैसे री इंजीनियर करेंगे, उसको कैसे मॉडल करें, जब हम प्रोसेस का मॉडल बनाते हैं कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स को भूल जाएं। ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज, ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशन की एजम्पशंस, वहाँ पे लोकल रूल्स, वहाँ पे जो उनकी ट्रेडिशंस चल रही हैं उसको आप इग्नोर कर दें। अदरवाइज आप अपने प्रोसेस को कभी भी आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या किसी स्पेसिफिक पोस्ट को सिक्योर करने के लिए आप अपने प्रोसेस की री इंजीनियरिंग को स्टेक पे लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके तमाम प्रोसेसेस को। देन हमारे पास आती है think outside all constraint to be designed in all about innovation. Again, something important to be models for। ये अगेन वही बात है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टेंट्स को, उसके रूल्स रेगुलेशंस को, अजम्पशंस को इग्नोर नहीं करेंगे तो तब तक आप इनोवेट नहीं कर सकेंगे। जब तक आप लोगों को, डिपार्टमेंट्स को और प्रोसेस को सिक्योर करना चाहेंगे या अपनी ट्रेडिशंस को लीव नहीं करना चाहेंगे, तब तक आप नए टू बी प्रोसेस के ऊपर नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास प्रोसेस मॉडलिंग के रूल्स हैं। इस चैप्टर के अंदर हम मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे, एज इज टू बी मॉडलिंग क्या होती है, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इस मॉडलिंग के हवाले से हमें हेल्पफुल होंगी, इनको स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। अगर आप